हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट AJK, सोशल वर्कर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मेंबर बार एसोसिएशन, UK बार एसोसिएशन के अलावा बहुत अच्छे राइटर हैं। आइए आपको M तनवीर चौधरी से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चौधरी साहब, आपने वकालत कब और कहां से शुरू की? क्या घर में कोई वकील था? जी आपका सवाल बड़ा अहम है मेरे लिए कि मैं शुरू से ही जो है वकालत की फील्ड को पसंद करता था और मेरे जो रोल मॉडल थे वो इत्तेफाक से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ऑल्दो आई हैव नो कंसर्न और नो कनेक्शन विद पीपल्स पार्टी, लेकिन एज ए शख्सियत जो है, एज ए पर्सनैलिटी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे आज़म की वजह से मैं मुतासर था और मैं इसी फील्ड में आया। चौधरी साहब, कोई ऐसा केस या फैसला जो आपकी नौयत में वाहिद हो? हर केस के अपने हालात वाक़यात होते हैं और जो बंदा अग्रीव्ड होता है या जिसको कोई उसका फ़ायदा या सिला मिलता है तो उसके लिए वही केस यूनिक होता है। ऐसे बेशुमार केस हर वकील के पास आते हैं, ऐसे तादाद केसेस हैं, लेकिन अब उसको ऐसे ही हम समझते हैं कि जिस किसी को हमने फ़ायदा दिया, किसी को जुल्म से निजात मिली, किसी को जेल से रिलीफ मिला, किसी की जो दुनिया में जो मुश्किलात थी उसमें कमी हुई, तो ये इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि अगर किसी का भी फ़ायदा हो गया तो वो बंदा इसको फ़ायदा महसूस करता है। इसी तरह किसी बंदे का फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके लिए ये जुडिशल सिस्टम, ये वकला, ये अदालतें सब बेताल्लुक और फजूल चीज़ें हैं। तनवीर साहब, जिस रफ्तार से जुर्म बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है अवामुल नास को इस हिसाब से इंसाफ दिया जा रहा है? देखें, इसमें बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो जो मुल्क का बसीदा निज़ाम था उसकी वजह से लोग इसमें जो है सफ़र करते थे और फिर जो आम बंदा था उसको शय मिलती थी कि केस होगा, फिर उसमें हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, फिर उसमें हम अपना जो है ना डिफेंस लेके आएंगे या जो दूसरा ओपोनेंट पार्टी है उसके गवाह को हम जो है ज़िक्र कर देंगे। तो लातदाद ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग जो थे वो इस निज़ाम में खलल डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेते थे। दूसरी वजह जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चली आ रही थी वो माइट इज़ राइट थी। खासकर जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस निज़ाम में हमेशा अपने लिए रिलीफ जो है ढूंढ निकाला, जिससे आम तासर यही आया, जो आम लोग हमें मिलते हैं वो यही उनका नाम लेके कहते थे कि फलाने बंदे ने तो ये किया था, उसका तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो थोड़े से किसी के पैसे देने हैं, फलाने ने कत्ल किया था तो वो उसको कुछ नहीं हुआ, तो आप मुझे भी जो है ना इस तरह जो मैं तो है ही बेग रहा हूँ। क्योंकि याद रखें, वकील के पास कभी कोई बंदा ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हुई है, हमेशा वो अपना मौक़िफ़ देता है और अपने मौक़िफ़ पे ही फाइट चाहता है। अब वो अलग बात है कि काफ़ी अरसे बाद उसका ज़मीर जाके वो अपने माँ बाप को या फैमिली को या सोसाइटी को या किसी वकील को आगे कह दे कोई जनाब मुझसे गलती थी। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई बंदा आके जी मैंने इतनी गलती किया, इतना जुर्म किया या ये मेरा फौल है, आप मुझे डिफेंड, ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसका कोई तस्वर नहीं। तनवीर साहब, क्या आप मुल्क में अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा देखते हैं? देखें, बहुत सी चीज़ें होंगी, हर बंदे का देखने का अपना जाविया है, अपना अंदाज है। मैं इस लिहाज से इसको महसूस करता हूँ कि गरीब आदमी की जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। वो एक कोर्ट में जाता है, एक फोरम पे जाता है तो वो वहाँ पे समझता है कि मुझे सब कुछ यहाँ से मिल जाए। वकील की भी कोशिश होती है, वो उसके लिए एक्सपेंडिचर भी बर्दाश्त करता है, सफ़र भी करता है और सारे अपने वसाइल को भी सामने रख के वो चलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो बंदा एक फोरम से उसको रिलीफ नहीं मिला, दूसरे में चला गया, क्योंकि 3-4 फोरम का ये सिस्टम है, लोअर कोर्ट से अप टू सुप्रीम कोर्ट, दरमियान में हाई कोर्ट भी आती है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट भी आती है, स्पेशल कोर्ट भी आते हैं। तो जो बड़े अमीर लोग हैं वो इस सिस्टम में उसको इस तरह ज़्यादा जो कि एक सेफ्टी के लिए या गुड जंक्चर में जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने रखा था, अब वो जो पाकिस्तान के अमीर जिनको आप समझ रहे हैं या कह रहे हैं वो इस सिस्टम से खेल जाते हैं और वो खेलने की वजह से अपना फायदा कर लेते हैं, जबकि जो आम कॉमन बंदा है या गरीब आदमी है वो अपने लिए सिंगल या थोड़ी रेमडी में जो है वो फंस जाता है। और जो उसको बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से फायदा हो सकता है, लेकिन वो थक हार के निचली अदालत से घर चले जाते। जबकि बड़े लोग जो है हमेशा आप देखें सियासी केसों को खत्म हुए केस भी रिवीजन में आ जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में आ जाते हैं।
तो इस तरह अपील में आ जाते हैं, इंसानी हमदर्दी की ग्राउंड निकल आती है, कोई लीगल इशू आ जाता है। अभी हालिया तरीके में देखें केस इस्लामाबाद में चल रहा होता है और पॉलिटिकल पार्टी के लोग लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, केस लाहौर में चल रहा होता है, इस्लामाबाद में चैलेंज कर लेते हैं। एक केस मुख्तलिफ जिलों में और मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे थे। ये सिर्फ अमीरों का ही कमाल है। मैं किसी इसमें कानून के शोबे से मुतल्लिका किसी जज साहब को या वकला को इल्जाम नहीं दूंगा। ये वो लोग चूंकि अमीर होते हैं वो उस सिस्टम को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। तनवीर साहब, मियां नवाज को अदालतों ने सजा दी, इसके बाद इनकी जमानत होना, इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा हैरान होता हूं जब पाकिस्तान के किसी भी आप चैनल को शाम को या रात को ऑन करके बैठते हैं तो हर बंदा बड़ी डिफेंसिव सी गुफ्तगू कर रहा होता है। वो जी रिकॉर्ड सही पेश नहीं किया, वो जी आर्गूमेंट सही इस्टेब्लिश नहीं हो सके, ये बात नहीं है। अब इससे आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारा निज़ाम ही सारा ताकत पे, बेबसी पे और दूसरी साइड पे मजबूरियों पे सारा मरकूज है। हमें इस बात को दफन करना होगा। अगर हमने सही मेरिट पे फैसले करने हैं तो हमें ये जो हमारी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं या जो रीजन बन जाती हैं जिनसे अवाम जो है वो बेखबर है और पॉलिटिशियन जो है या वकला या जो सहाफ़ी हैं वो टीवी पे आके डरने से कहते हैं। रिकॉर्ड तो सारा कोर्टों के सामने होता है, आर्गूमेंट तो सारे जिसको फायदा होना होता है हो जाता है, जिसको नहीं होना होता नहीं होता। अब जहाँ तक मियां नवाज शरीफ के केस की बात है तो वो पाकिस्तान के जो एक दो बड़े जिनके नाम हैं वकालत में बतौर इंसान उनका क्या है वो या उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है उसको जरूरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब वो लोग कहते हैं जी कि ये जो है एक नई प्रेसिडेंट सेटल हुई है और इसी तरह जब उस ऑर्डर को देखते हैं तो वो पब्लिक के लिए नहीं है, मीनिंग देयर बाय नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। मतलब वो एक प्रेसिडेंट जो है ना वो नहीं बनेगी, वो उस केस की हद तक था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे जो जजेस हैं वो बड़े ही काबिल एहतराम है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के, बड़ा उनका कैलिबर है। लेकिन निज़ाम का आप ये फिनोमेना देखें या उसमें लकूना देखें या बड़े वकला की मैनिपुलेशन देखें कि वो किस तरह चीज़ें मैनेज करके किस तरह वो उस पर जो है असरअंदाज मतलब हो जाते हैं और रिलीफ भी ले लेते हैं। तो अब रही बात नवाज शरीफ साहब का, आपने नाम लिया, अब वो भी टीवी पे कहते हैं कि वकीलों को बहुत फीस देता हूँ। तो कभी ये अच्छा हो गया वो ये भी बता दे कि मैं कितने पैसे उनको देता हूँ, क्योंकि ये करोड़ों वाली लाखों वाली जो फीसें ये चंद लोगों के लिए हैं, बाकी तो वो आम वकला तो आपको पता है कि उनके हालात जो है वो हैंड टू माउथ ही है सर। जी तनवीर साहब, मौजूदा हुकूमत करप्शन पर बहुत काम कर रही है मगर तमाम पार्टियां से मुस्तरद कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? जो मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी अपनी जगह पे एक उसकी एक वैल्यू है, वो भी एक हकीकत है कि जब आपका घर, आपका मुल्क या कोई भी आपकी इंडस्ट्री, इवन कि आप खुद भी, आपकी ज़ात भी अगर जेब से खाली हो तो वो बाहर जाके कोई शॉपिंग तो दूर की बात है चीज़ खा पी भी नहीं सकती। इसीलिए अब उनका ये जो मौका बार बार सामने आता है कि मुल्क खाली है, खजाना खाली है, रोज का में इतने 6 अरब रुपया कर्जा देना पड़ता है, तो ये बात भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये भी एक हकीकत है। तो इसमें अब जो इस मुल्क के साथ 20-25 साल से 30 साल से या आप उसमें पीरियड को थोड़ा कम कर लें या ज्यादा कर लें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मुल्क के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चोर रात को दुकान को चोरी कर दें तो सुबह दुकानदार को नया माल उधार लेके रखना पड़ता है। तो इसलिए इस बात में किसी हद तक वजन है कि जो है मुल्क का खजाना या मुल्क की जो इकॉनमी है वो इस वक्त काफी लो लेवल पे चल रही है। तनवीर साहब, आप बहुत कम उम्र में एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुंतखब हुए, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 2013 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ तो अभी मुझे 6 साल हो गए, ओवरऑल मुझे जो है ना 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया इस फील्ड में। तो मुझे याद है कि उसमें हमारे एक सहीन जज साहब थे इस्लामाबाद के, वो मेरे बैच में थे। एक वो आजकल हमारे दोस्त ओवरसीज पाकिस्तान के उनकी सरबराही करते हैं इस्लामाबाद में, वो थे। एक हमारे हाई कोर्ट के जज साहब थे, वो वर्ष हुए थे। तो अब उसमें जो ग्रुप था उसमें सारे लोग मोर देन 60 और कुछ 70 प्लस थे। तो वो तो एक थी मेरे बैच की बात। अब ओवरऑल पाकिस्तान की तारीख में मुझे कोई ऐसा बंदा भी मिला नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत मुनासिब उम्र में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में कम उम्री में 35-36 साल की उम्र में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना।
और ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और उसमें जो है हमारी प्रोफेशनल जद्दोजहद थी, इसके लिए सियासत भी छोड़ी, काफ़ी हद तक सेक्रीफाइस किया, समाज को भी टाइम उस तरह ना दे सके, दोस्तियाँ रिश्तेदारियों को भी हमने जो है ना पीछे किया। तनवीर साहब, आप मौजूदा जुडिशल सिस्टम से किस हद तक मुतमईन हैं? देखें जी, मौजूदा जो जुडिशल सिस्टम है वो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरी नज़र में ये है, वो अगेंस्ट एंड फार में चलती है। हम किसी भी एक नुक्ते पे कोई किताब या कानून लेके या फैक्ट अदालत के सामने रखते हैं तो सेम उसी नुक्ते पे दूसरी साइड पे भी जो है व्यू मौजूद होता है, उस पर केस ला मौजूद होता है। आपने देखा होगा हाईकोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप एक साइड से अपना केस बिल्ड करते हैं तो मुख्तलिफ कानून की किताबें जोड़ के आप जाते हैं, तो रेफरेंस आप देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और जब जजमेंट अगर आपके खिलाफ आती है तो आपसे ज्यादा रेफरेंस दूसरी साइड पे होते हैं। तो ये रेफरेंस का भी एक प्रॉब्लम है। तो एक दफा एक दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट बार में खड़े होके कहा था कि खुदा रहा हमारे सिस्टम में ऐसी कोई चीज आ जाए जिससे हमें एक व्यू मिले, क्योंकि एक सब्सटेंटिव लॉ है जो हम किताबों से पढ़ते हैं और उसमें हजारों एक्ट्स हैं, सारों बुक्स हैं, अब वो अपनी जगह इंटैक्ट है। अब एक प्रेसिडेंट है जिसको हम जजमेंट कहते हैं, जिसको हम रूलिंग कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की है, तो उस रूलिंग में कंफ्लिक्ट रहता है, हमेशा रहता है। तो इस वक्त जरूरी है कि आप हर नुक्ते पे जो मेन प्रिंसिपल है उसको यकसुई के साथ जो है मजबूत कर दिया जाए, ताकि जो असूल है वो ए के लिए भी वो एप्लीकेबल हो और बी के लिए भी हो। और प्रैक्टिकली चूंकि ये नहीं हो रहा तो इसलिए हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ना कोलैप्स कर रहा है, और वही फैसला जो है, वही फैक्ट्स, अगर आप वकील हैं तो आपकी तरफ चले जाएगा, मैं कल को वही आर्गूमेंट्स दूंगा तो नहीं माने जाएंगे बल्कि दूसरी साइड के माने जाएंगे। तो इसको फिर आगे से सिर्फ ये कह देना कि ये साइंस नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये लॉ है, मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात नहीं, बल्कि इस निज़ाम के साथ खेलने वाली बात है। तनवीर साहब, मौजूदा अदालती निज़ाम में क्या तब्दीली आनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि हमारा सिविल जज है, उसका एक पूरा प्रोसेस है सिविल जज बनने का, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें बहुत थोड़ा टाइम है। एडवोकेट बनने के 2 साल बाद आप जज के लिए अपीयर होते हैं, मेरा ख्याल है 5 साल होना चाहिए। इसी तरह जो एडिशनल सेशन जज के रेंज में लोग जाते हैं उनमें हमारा जो रिजल्ट है वो इंतहाई पुअर है, मोर देन 90 और 95% लोग फेल होते हैं। अब तीसरा जो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट है वो हाई कोर्ट में, वो बिल्कुल अजीब है कि उसमें आपकी जो है नीचे वाली जितनी भी प्रैक्टिस है या प्रोसीजर है, उसकी बजाय हाई कोर्ट का जज बनने का तरीकाकार इंटायरली डिफरेंट फुटिंग पे है। तो इसलिए जरूरत है कि जैसे बहुत से मुल्कों में हाई कोर्ट का जज के लिए उसका फुल प्रोफेशनल अप्रोच और एक एग्जाम होना चाहिए। तो मैं आज़ादी तौर पे इस चीज़ का हामी हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आगे आए, ना कि जो बार के इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी भाई या फैमिली या बहनें किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक होता है वो जज बने। तो जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है। तो इसलिए मैं इस सिस्टम से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ और मुतमिन भी नहीं हूँ, और ये मेरी गुजारिश है आपके जरिए, आपके चैनल 87 के जरिए कि आप इस चीज़ को उजागर करें ताकि एक मुनासिब और अच्छा तरीका मैसर आ सके फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन पाकिस्तान। चौधरी साहब, वकील साहिबान से आम आवाम गैर मुतमईन है, इसकी कोई खास वजह है? हाँ जी, असल में ये जो 10 साल का अरसा है, 2007 में एक पाकिस्तान में प्रॉब्लम आई थी जिसको उर्फ़े आम में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इशू कहते हैं, वो 2007 में शुरू हुई और 2009 में वो फिर बहाल हो गई। और उस 2 साल के अरसे में जिस तरह आपके मीडिया ने और चैनल्स ने उस हमारे प्रोफेशन की एक ज़रूरी मदद की और साथ ही गैर ज़रूरी मदद इस तरह हो गई कि लोगों ने समझा कि ये थानेदारी भी है इसमें, और इसमें सहाफ़त भी है, और इसमें रोज़गार भी है, और इसमें $1 बिलियन भी हैं, क्योंकि जो भी वकील आता था करोड़ों की फीस वाली बात करता था, हालांकि वो चंद लोग हैं। तो इससे ये असर आवाम में गया कि जो बंदे एलिजिबल नहीं थे, जिनका ज़ौक़ शौक़ वकालत में नहीं था, या वो इसके डिकोरम को और इसके जो है तकाज़ों को नहीं थे समझते, अब इन 10 सालों में सारे नहीं लेकिन अक्सर लोग इस तरह के माइंडसेट से आए जिससे निज़ाम में अनबैलेंस सिचुएशन जो है वो बन गई है।
अब उस रवैये की वजह से तसव्वुर नहीं था कि बार में कोई बंदा दूसरे साथी के साथ बदतमीजी करे। अब बार में बदतमीजी शुरू हो गई। तसव्वुर नहीं था कि कोई बंदा वेपन लेके बार में आए। अभी आपने कल परसों चैनल में देखा होगा, फैसलाबाद में वुकला एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं। तो इन फैक्ट वो बाई चॉइस वाले वुकला नहीं है, तो बाई चांस वाले हैं। उनको ये चांस मिला, उनको ये नजर आया, और उसमें फिर हमारे दोस्त पुलिस वाले, हमारे साफी भाई, हमारे वुकला भाई, इन्होंने जो बंदे डिजर्व नहीं थे करते, उनकी फैमिली के लोग थे, भाई थे, भतीजे थे, भांजे थे, बेटियां थी, बहनें थी, उन्होंने बाई फोर्स जब ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में धकेला है, अब उसके कंसीक्वेंसेस आपके सामने। तनवीर साहब, वुकला की अपनी इस्लाह कैसे, या वो किस तरह अपनी इस्लाह खुद कर सकते हैं? अपनी इस्लाह करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। कोई भी बंदा अगर आपने 6 फुट के या उससे कम ज्यादा उसका अगर कद है तो उसकी इस्लाह कर ले, तो ये दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली और कामयाबी यही है। अब जहां तक बात है वुकला अपनी इस्लाह कैसे करें, सबसे पहले वुकला को अपने अंदर हकीकी तौर पे खुददारी पैदा करनी हो। खुददारी इस सेंस में कि जब भी कोई इलेक्शन है या बाहर की कोई ऐसी चीज है, ना तो वो बिन बुलाए जाए, ना तो वो सिर्फ अपने जाती मफाद और अपने जाती पेट के लिए वहाँ आम पब्लिक या जिस तरह हमारे मतवस्त लोग होते हैं या गरीब गुरबा होते हैं, किसी छोटी सी फरियाद के लिए, किसी छोटी सी मतलब वक्ती जरूरत के लिए, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँ तो वो इस तरह है कि आप बिरयानी के लिए या खाने के लिए लाइन बना के खड़े रहें और सुबह से शाम तक, ये वो प्रैक्टिकली होता है। मेरे वुकला भाई जो इस प्रोग्राम को देख या रहे हैं या सुन रहे होंगे, वो इससे बिल्कुल नाराज ना हो, ये एक हकीकत है। अब उससे ये होता है कि जो कैंडिडेट है बेचारा, जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसने जिंदगी गुजारी है, वो भी फिर मजबूर हो जाता है, वो भी पैसे लगाता है। कुछ लोग आते ही पैसे के जरिए इलेक्शन में है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से अक्सरियत जो वुकला का रवैया है उसकी वजह से उनको बुरा भला कहते हैं, बल्कि गालियां तक देते हैं। एक तो रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि अपने डेकोरम को नहीं समझते कि हमने अपनी ड्रेसिंग कैसे करनी है, हमने अपने गेटअप को कैसे रखना है, और हमने किस सवारी पे या किस माहौल में जाना है। ठीक है ना, मतलब ये है कि उनको परवाह नहीं हमने नीले पीले कपड़े पहने हुए हैं, उनको ये परवाह नहीं हम बाइक पे पान मुंह में करके ट्रैवल कर रहे हैं, उनको ये परवाह नहीं है कि मैं जज की ऑनर को उनको ऑनर दूंगा तो मुझे ऑनर मिलेगी, उनको ये परवाह नहीं है कि मैं गलत एडवाइस दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, उनको ये परवाह नहीं है कि ये लोग छोटे से मतलब के लिए मुझे छोटे छोटे कामों में, बकरा लेना है तो वहां भी लेके जा रहे हैं, चारा लेना है तो वहां भी लेके जा रहे हैं, सुनार के पास जेवर लेने जाना है तो वहां भी वुकला। तो ये ट्रेंड अभी आया, उससे ये हुआ है आम अदारे सारे पाकिस्तान में, जिसमें पुलिस है, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें सहाफी हैं, और सारे अदारे थोड़ा सा तनाव में आ गए हैं। और अब उन अनासर की वजह से जो बाकी वुकला अभी बन रहे हैं या जो पीछे से इस तहरीक से पहले वुकला थे, जो कि यकीनन बाई चॉइस वाले लोग थे, अब वो भी इसमें सफर कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि हर बंदा इस प्रोफेशन को, कायदे-आज़म का प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, और इसी तरह इसको नेहरू का प्रोफेशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रोफेशन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का प्रोफेशन, अल्लामा इकबाल का प्रोफेशन अगर समझ ले तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो अगर यही समझा कि बस मैंने काला कोट पहन लिया है और अब बस मैं जो मर्जी करूं, तो उससे फिर मुश्किलात उनके लिए तो है ही हैं, जो बाकी हमारे जैसे वुकला है उनकी इज्जत में भी कमी आ रही है। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथ एम तनवीर चौधरी, जिन्होंने अवामुल नास, वुकला साहिबान और अदालती निज़ाम के मुतालिक ऐसे इंकशाफ किए कि शायद ही कोई वकील अपनी बरादरी के मुतालिक ना कर सके। इसी के साथ अपनी होस्ट तंजीला मंजूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।